Good morning, girls. Welcome to the second year home science class. गर्ल्स, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत जटिल स्वास्थ्य समस्या है और वो है स्वाइन फ्लू। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके बहुत से रोगी देखने को मिले हैं। आप सबने भी देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में या जब ट्रांजिशनल पीरियड होता है मौसम का, जब चेंजिंग वेदर होता है, तब ये स्वाइन फ्लू ज़्यादा प्रसारित होता है। स्वाइन फ्लू जो है वो एक तीव्र संक्रामक, श्वसन संबंधी, घातक, जानलेवा रोग है जिसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा या H1N1, ये भी आपने नाम सुना हुआ होगा, आप परिचित नहीं है, H1N1 भी कहते हैं। यह रोग इतनी तेजी से फैलता है क्योंकि संक्रामक रोग है कि कुछ ही दिनों में ये महामारी या विश्व महामारी का रूप भी ले सकता है। और पिछले कुछ वर्ष पहले WHO ने एक बार स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक या विश्व महामारी भी घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में उसे परिवर्तित करके उसे महामारी का ही नाम दिया गया, एंडेमिक बीमारी का ही नाम दिया गया। स्वाइन फ्लू के जो विषाणु हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक जो कॉमन है, आप सब जानते हैं, H1N1। इसी प्रकार से H1N2 भी होता है। और तीसरा प्रकार है H3N1 और एक और होता है H3N2, यानी H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2, राइट। इनमें से H1N1 है वो सबसे सामान्य प्रकार के होते हैं और यही विषाणु स्वाइन फ्लू को फैलाने का कार्य भी करते हैं और इसीलिए H1N1 विषाणु को स्वाइन फ्लू की संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है। मनुष्यों में स्वाइन फ्लू फैलने का मुख्य कारण भी H1N1 ही है। हालांकि जो अन्य दूसरे हैं H1N2 और H3N1, H3N2, ये भी घातक हैं, लेकिन इनका मनुष्यों में इतना प्रसार नहीं है। अब बात आती है कि स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है, ये क्यों संक्रामक है, कैसे इसका संक्रमण फैलता है। तो जब कभी कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू के विषाणु से संक्रमित होता है तो उसके विषाणु व्यक्ति के श्वसन मार्ग, जो श्वसन तंत्र के जो भाग हैं, जैसे नाक, नासा मार्ग, श्वास नली, श्वसनी, गला, फेफड़े आदि में चिपककर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ ये विष भी छोड़ते हैं और ये जो विष है ये बहुत घातक होता है, जो श्वसन मार्ग की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हुए उन्हें कई बार नष्ट कर देता है। इनके विष रक्त परिसंचरण के माध्यम से श्वेत रक्त कणिकाओं में पहुंचकर उनसे प्रतिक्रिया करते हैं और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको कमजोर बना देते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि WBC में ही हमारी जो प्रतिरोधी कोशिकाएं होती है वहाँ उपस्थित होती है और वहाँ पर ये जाकर के उनको कमजोर बना देता है, राइट। और इससे क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। श्वास नली और गले में, फेफड़ों में, जो भी नासा मार्ग है उसके अंदर, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और यदि हम समय पर इलाज न लें तो दूसरे भी कई पैथोजेंस हैं, जो रोगाणु हैं, जिनका हमारी शरीर पर आक्रमण हो जाता है, जिससे बैक्टीरियल निमोनिया की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये जो बैक्टीरियल निमोनिया है ये बहुत घातक है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के भीतर भी हो सकती है। साथ ही साथ इस रोग के कारण दूसरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जटिलताएं भी उत्पन्न होती है। इस विषाणु के जो होस्ट फैक्टर्स हैं, यानी जिनमें ये ज़्यादा आक्रमण होता है, तो जिन व्यक्तियों की या जिस उम्र में मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है, उन्हीं अवस्थाओं में ये ज़्यादा आक्रमण करते हैं। अब ये कौन सी अवस्थाएं हैं, तो देखिए, सबसे पहला वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति की हम सब जानते हैं प्रतिरोधी क्षमता कम होती है। दूसरा गर्भवती स्त्री, प्रेग्नेंट वुमेन, उनकी भी
इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, क्योंकि एक तो उनमें नया शिशु पैदा होता है और हार्मोन्स भी उसमें चेंज हो जाते हैं। फिर 6 माह से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाएं, जो आपके एडल्ट होने के पहले की अवस्था है, यानी बाल्यावस्था की 6 माह से लेकर 18 वर्ष तक हम इसको मानते हैं, तो वो पूरा आयु ऐसी है जहाँ पर ये स्वाइन फ्लू फैल सकता है। इसके अलावा 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में भी यह रोग तेजी से फैलता है। कई बार जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो धात्री माताएं हैं, बच्चे को दूध पिलाने वाली माता हैं, वो भी इस रोग से पीड़ित हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेष अवस्थाएं जिनको हम बोलते हैं वल्नरेबल एजेस, जहाँ पर शरीर में परिवर्तन होते हैं कई तरह के, किसी में डिटीरियोरेशन होता है, किसी में बढ़ोतरी होती है मसल्स की और बोन्स की, और वृद्धि विकास का टाइम होता है, उस समय में ये रोग ज़्यादा अपना आक्रमण करता है। स्वाइन फ्लू फैलने के कारण क्या क्या हैं? देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं, और इनमें से कई रीज़न तो ऐसे हैं जिनको हम थोड़ी सी सावधानी से इससे हम बच सकते हैं। स्वाइन फ्लू जो है वो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक तीव्र संचारी रोग है जो सूअरों से फैलता है। जैसे आपने कोरोना के लिए सुना होगा कि ये चमगादड़ों से फैला, उसी प्रकार से ये रोग सूअरों से फैलता है, पिग्स से फैलता है, और इसके कारण 1 से 4% सूअर मर जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्यों में स्वाइन फ्लू फैलने का कारण है H1N1 विषाणु, जो अन्य विषाणुओं की तुलना में कम घातक होता है। जो दूसरे इसके मैंने बताया था H1N2 और H3N1 और H3N2, उनकी अपेक्षा ये H1N1 जो है वो कम घातक है। स्वाइन फ्लू शुरुआत में मौसमी जो सीजनल फ्लू होते हैं, जो मौसम के बुखार होते हैं, उन्हीं की तरह फैलता है, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, उसमें फैल जाता है। जब रोगी व्यक्ति खांसते या थूकते हैं, छींकते हैं, तो उनके मुंह से हजारों लाखों विषाणु 1 से 2 मीटर की परिधि में वातावरण में फैल जाते हैं। यानी उनके मुंह से निकलने के बाद वो 1 से 2 मीटर की दूरी तक गति करते हैं, वातावरण में उपस्थित रहते हैं और रोग का प्रसार करते हैं। यदि इस दौरान कोई स्वस्थ व्यक्ति इस वातावरण में आ जाए, तो उसके श्वासों के माध्यम से ये जो विषाणु हैं, जो वातावरण में उपस्थित हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। इसके अलावा जब रोगी व्यक्ति खांसते या छींकते समय अपने हाथों से मुंह या नाक को ढकता है, और फिर उन्हीं गंदे हाथों से बिना उनको विसंक्रमित किए या बिना हाथ धोए दरवाजे के हैंडल, बर्तन या अन्य किसी भी वस्तु को छूता है, तो उसके विषाणु वहां चिपक जाते हैं। और जब स्वस्थ व्यक्ति इन वस्तुओं को स्पर्श करता है, तो वो विषाणु उसके हाथों में आकर चिपक जाते हैं, और जब वापस वो हाथों को स्वस्थ व्यक्ति अपने मुंह के तक ले जाता है, आंख तक ले जाता है, खुले स्थान तक ले जाता है, तो वहां से वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इसी तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति इस रोग की चपेट में आ जाता है। राइट। रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से, जैसे हाथ मिलाने, गले लगने, चुंबन लेने, साथ सोने, खाने, उठने, बैठने, टहलने आदि से भी ये रोग फैल सकता है। इसी प्रकार संक्रमित व्यक्ति की जूठन खाने से भी यह रोग फैल सकता है। रोगी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग से, जैसे उसका रुमाल, उसका तौलिया, उसके कपड़े, उसकी बेडशीट या कोई भी उसके द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तु है, उसका प्रयोग यदि स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो वो भी इससे संक्रमित हो जाएगा। स्वाइन फ्लू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स से, यानी जठर आंत्र के माध्यम से भी फैलता है, जैसे लार, सलाइवा, बलगम, सूखा बलगम जिसको हम बोलते हैं कफ, इसी प्रकार से उसकी उल्टी, मल आदि से भी ये रोग फैल सकता है। ठीक है, तो ये कई कारण हैं जिनकी उससे फैल जाता है, तो इसमें हमको सावधानी के माध्यम से हम इससे बच सकते हैं। अब बात आती है इस रोग के लक्षणों की। तो स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है उसमें सबसे पहला सिम्टम है नाक
बहने लगती है, यानी रनिंग नोज होती है। ये पहला सिम्टम है कि व्यक्ति स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो सकता है। साथ साथ व्यक्ति को बुखार भी रहता है, आलस्य रहता है, सुस्ती आती है लेकिन नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। कई बार चक्कर और उल्टी की समस्या भी देखने को मिलती है, सिर दर्द भी होने लगता है। व्यक्ति की भूख मर जाती है, खाना उसको अच्छा नहीं लगता, अरुचिकर लगने लग जाता है। फिर जुकाम के साथ साथ खांसी भी होती है और बहुत तीव्र खांसी होती है, और दिन की अपेक्षा रात्रि में खांसी अधिक चलती है। और क्योंकि इसके विषाणु हमारे श्वसन तंत्र पर अटैक करते हैं तो निश्चित रूप से सांस लेने में कठिनाई होना भी इसका एक मुख्य लक्षण है। और सांस लेने में कठिनाई के साथ साथ दूसरी कई प्रकार की श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और यदि समय पर रोगी व्यक्ति का इलाज नहीं करें तो व्यक्ति निमोनिया जैसे भयंकर रोग से ग्रसित हो सकता है, और जो कि उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। छोटे बालकों में स्वाइन फ्लू के तीव्र लक्षण दिखाई देते हैं, अतः ऐसा दिखते ही उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाकर इलाज शुरू कर देना चाहिए, वरना उनकी मृत्यु हो सकती है। बालकों में जो स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं कि बालक बातचीत करना, हंसना बोलना छोड़ देता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और खाना पीना भी उसे अच्छा नहीं लगता। श्वास की गति तीव्र से तीव्रतर होती जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है और कैसा हो जाता है, नीला या ग्रे कलर का होने लगता है। वमन नेचुरली रहता ही रहता है, और बुखार के साथ ही बच्चे को खांसी भी होने लगती है। और रोग की तीव्रता की स्थिति में, जैसा पहले अपन ने देखा था, बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है, जिससे बालक की मृत्यु हो सकती है। स्वाइन फ्लू का जो उद्भवन काल है या इंक्यूबेशन पीरियड है वो सामान्यतः 4 से 6 दिन होता है, कभी कभी ये 7 दिन का भी हो सकता है। अब स्वाइन फ्लू की पहचान कैसे करें, कि इसका क्या टेस्ट है। तो रोगी व्यक्ति स्वाइन फ्लू से पीड़ित है उसकी नासाग्रसनी स्वैब को, यानी नाक के स्त्राव को एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांचा जाता है, और वो जांच ये बताती है कि रोगी इन्फ्लुएंजा ए से पीड़ित है या बी से। यदि जांच में इन्फ्लुएंजा ए पॉजिटिव आता है, सकारात्मक आता है, तो यह निश्चित है कि रोगी व्यक्ति स्वाइन फ्लू या मौसमी फ्लू से संक्रमित हो सकता है। और यदि उसका इन्फ्लुएंजा बी का परिणाम सकारात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये समझा जाता है कि रोगी व्यक्ति स्वाइन फ्लू से संक्रमित नहीं है। स्वाइन फ्लू की स्पष्टता के लिए विशेष प्रकार की जांच की जाती है, और इसको बोलते हैं RT-PCR। ये नाम आपके लिए अभी बिल्कुल भी अपरिचित नहीं है, क्योंकि यही टेस्ट आपके कोरोना की जांच के लिए भी किया जा रहा है, और इससे हमको काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। RT-PCR का फुल फॉर्म है रियल टाइम, RT इज रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसी के माध्यम से हम स्वाइन फ्लू की पहचान करते हैं। जहाँ तक स्वाइन फ्लू के उपचार की बात है बच्चों, तो स्वाइन फ्लू क्योंकि एक तीव्र संचारी रोग है, तो ये शीघ्रता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो इसको रोकने का जो उपाय वो अगेन वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। टीकाकरण कई प्रकार का है, इसमें सबसे पहला होता है नासा छिड़काव वैक्सीन, यानी इस वैक्सीन में जीवित एटीनुएट H1N1 विषाणु होते हैं। तो जैसे आपने कहावत सुनी हो कि जहर को मारता है, तो इसके विषाणुओं को मारने के लिए इस वैक्सीन में जीवित H1N1 विषाणु पाए जाते हैं। और दूसरा होता है एंटीवायरल एजेंट। तो एंटीवायरल एजेंट के लिए कुछ टैबलेट्स हैं, जिसमें रेडमिसियर का नाम आपने भी कोरोना के दौरान सुना होगा। उसी प्रकार से ओसेल्टामिविर और टेमीफ्लू तो बचाव के लिए भी आपने देखा होगा कि घर घर जाकर के वितरित की थी, कि जहाँ पर स्वाइन फ्लू दिखता है वहाँ पे आसपास के रेडियस में इस टेमीफ्लू को दिया जाता है, ताकि आसपास के लोग उससे ग्रसित ना हो।
तो ओसेल्टामिविर, टेमीफ्लू और जेनामिविर ये 2 प्रमुख एंटीवायरल एजेंट हैं जो स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने में मददगार सिद्ध हुए हैं। लेकिन ये एजेंट तब अधिक लाभप्रद नहीं होते जब स्वाइन फ्लू को फैले हुए 2 दिन या इससे ज़्यादा समय हो चुका है। अब जब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात आती है, स्वच्छता को अपने जीवन में कठोरता से अपनाएं। घर की साफ सफाई रोज करें। घर के दरवाजे, खिड़कियां, टेबल, कुर्सी, बिस्तर, टेलीफोन आदि को डिटॉल या किसी भी विसंक्रमित घोल से साफ करें और दिन प्रतिदिन की स्वच्छता को अपनाकर इस रोग को फैलने से हम एक हद तक रोक पाते हैं। बासी भोजन, सड़े गले फल और सब्जियों आदि का उपयोग नहीं करें। भोजन पानी को ढक कर रखें ताकि मक्खियां और अन्य हानिकारक कीट इसे दूषित नहीं कर सकें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें और टिश्यू पेपर का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको तुरंत फेंक दें यूज करने के बाद, और रुमाल है तो उसको विसंक्रमित घोल से धो लें। वापस जो संक्रमित टिश्यू पेपर या रुमाल है उसका प्रयोग दोबारा से ना करें। अपने हाथों को हमेशा लगातार विसंक्रमित साबुन और गर्म पानी से धोएं और इसके लिए आप पानी में डिटॉल भी डालकर हाथ आदि धो सकते हो। स्वाइन फ्लू के जीवाणु ठंडे जल से नहीं मरते, अतः विसंक्रमित पदार्थों का उपयोग होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने साफ पानी से धो दिया और आपने सोचा कि साफ हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको विसंक्रमित घोल का प्रयोग करना ही होगा। अपने हाथों से नाक, मुंह और आंखों को किसी भी स्थिति में टच न करें क्योंकि स्वाइन फ्लू के विषाणुओं का प्रवेश मार्ग यही है और इन्हीं के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, जैसे मेला, प्रदर्शनी, बैठक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि। तो ऐसा यदि हम कर लेंगे तो ये रोग नहीं फैल नहीं पाएगा। और जिसको हमने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया है, और अभी आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर हमने इसको बहुत कठोरता से इसकी पालना करी है और इसी की वजह से आज हम मुक्ति की राह पर हैं कोरोना से, है ना। तो और यहाँ पर हमने ये किया, जितने भी अपने हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, मेले नहीं लगे, एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ पर भी भीड़ होने की संभावना हो उनको बंद कर दिया गया था। और यही चीज़ हमें स्वाइन फ्लू के दौरान भी करनी होगी। यदि हमारे आसपास कोई स्वाइन फ्लू का रोगी है तो हमको इसकी पालना करनी है। रोगी के वस्त्र, तकिए, रुमाल, बेडशीट, तौलिए आदि को क्लोरीन या हाइड्रोजन परक्लोराइड के घोल में भिगोकर भाप द्वारा विसंक्रमित करें और रोगी के जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे थूक है, स्वाब है, मलमूत्र है, इन पदार्थों को एकत्रित करके क्रिसॉल के घोल में इनको बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। चिकित्सक, नर्स तथा परिचिकाओं को अपने हाथों को समय समय पर विसंक्रमित घोल से सैनिटाइजर से विसंक्रमित करते रहना चाहिए और अपनी नाक और मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और टिश्यू पेपर से ढक कर रखना चाहिए। हाथों में ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए जिससे समय समय पर विसंक्रमित पदार्थ से उनको धोते रहना चाहिए। रोगी और रोगवाहक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण लगातार कराते रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री और छोटे बालकों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अतः उन्हें यदि घर में कोई रोगी है भी तो उन्हें उससे दूर रखा जाए। रोगियों को पृथक्करण करके रखें, आइसोलेशन में रखें, घर परिवार के लोगों से दूर रखें, अलग कक्ष में उनको रखें। कुछ जो घरेलू उपाय हैं स्वाइन फ्लू से बचने के, और आपने इनको पढ़ते भी रहे होंगे आप सब समय समय पर, मैगजीन्स के अंदर भी और अखबार में भी और टीवी पर भी आता रहता है कि विटामिन सी का इसमें प्रयोग आप बढ़ा दें इस काल में। जैसे विटामिन सी के स्रोत कौन से होते हैं? खट्टे फल, हरी सब्जियों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा रहती है ना, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, टमाटर, अमरूद आदि।
और ये जो विटामिन सी है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को दृढ़ करता है, मजबूत बनाता है और रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और इसके कारण रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, शक्ति पैदा करती है, और बाहरी जो जीवाणु और विषाणु या रोगाणु हैं उनका ये भक्षण कर लेती हैं और हमें रोग से ग्रसित होने से बचाती हैं। इसके अलावा हमें हमारे भोजन पर भी ध्यान देना होता है, जिसको अतः हमको संतुलित और पौष्टिक भोजन इस दौरान करना चाहिए। जल की मात्रा हमको बढ़ा देनी चाहिए। कुछ जो जड़ी बूटियां हैं जिसमें आप सबने सुना होगा, गिलोय का नाम आप सबने सुना है, तो गिलोय, अमृता तथा टिनोस्पोरा का रोज सेवन करना चाहिए। सुबह शाम की चाय में गिलोय या त्रिफला को अवश्य रूप से मिलाएं और पिएं और पिलाएं। इसी के साथ में चाय में आप तुलसी के पत्ते और काली मिर्च डालकर यदि हम काम में लें तो भी वो इसका काढ़े का काम करती है और हमको इन रोग से दूर रखने में सहायक सिद्ध होती है। हर्बल टी का भी इसमें प्रयोग बताया गया है, क्योंकि जो हर्बल टी होती है उसके अंदर हम दूध वाली चाय नहीं होकर के इसमें हम अदरक, कोई बबेरी की छाल, केन पाउडर सभी को मिला करके उसका सुबह शाम सेवन किया जाना चाहिए। शहद भी स्वाइन फ्लू को रोकने में सहायक है, तो एक कानी में 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच शहद डालकर पिया जा सकता है। जिंक लोजेंजेस का सेवन भी स्वाइन फ्लू के लिए लाभप्रद होता है और जो कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ भी हैं, उसमें मैं आपको नाम बताऊंगी, हालांकि इसको आपके कोर्स से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये हमको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल इसका एक प्रकोप हमारे शहर में और हमारे राज्य में इसका होता रहा है, देश में होता रहा है। तो इसकी एक दवाई है होम्योपैथी में, आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम, इसका सेवन करने पर हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो ये है स्वाइन फ्लू की जानकारी। इसके कुछ को आप देख करके भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वाइन फ्लू और आज के बारे में बस इतना ही। अगली क्लास में हम रेबीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।